वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग जो WTO ने इस्टेब्लिश करा है एंड इट इज़ अ टॉपिक अंडर ट्रेड लॉ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखते रहिए और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने अंदर एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करा है, एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करा है जहाँ पे अगर दो गवर्नमेंट्स के बीच में, दो मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटलमेंट कैसे होगी, उसको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए WTO ने अपने अंदर में ये मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करा है जिसको हम डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आगे इस वीडियो में मैं डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग को DSU से डिनोट करूंगी। अगर किसी मेंबर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी और गवर्नमेंट ने, किसी और कंट्री की गवर्नमेंट ने किसी भी अग्रीमेंट को लेकर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करा है, उससे डाइवर्ट करा है अपने आप को, तो फिर वो इस सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसीजर कैसे होगा वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की नीड इसलिए अराइज हुई क्योंकि गैट के अंदर जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था उतना ज़्यादा। उसमें प्रॉब्लम्स थी काफ़ी, जिनमें से एक आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो कंट्रीज अगर इन्वॉल्व थी किसी डिस्प्यूट में, तो गैट के अंदर जो सिस्टम दिया हुआ था डिस्प्यूट को सेटल करने का, उसके अंदर कोई भी एक सिंगल नेशन, वो नेशन भी जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, वो नेशन खुद से भी सारे जो स्टेप्स है, सारा जो प्रोसीजर है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, उस पूरे प्रोसेस का, उसको ब्लॉक कर सकती थी। तो ये सब काफी इनइफेक्टिव बना रहा था गैट के अंदर जो सिस्टम डिस्प्यूट सेटलमेंट का इस्टेब्लिश हुआ था उसको, और साथ ही में पुराना वाला सिस्टम काफी टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसीलिए हमें नीड पड़ी एक नया और बेहतर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम लाने के लिए। WTO में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में इस बात को अग्री करा है कि अगर कभी भी ट्रेड रूल्स की वायलेशन होती है तो वो एक मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स अपनाएंगे, ना कि एक यूनिलैटरल सिस्टम। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमारे पास WTO ने इस्टेब्लिश करा डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड भी है। आर्टिकल 4 ऑफ WTO ये परमिट करता है सारे DSU मेंबर्स को, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के मेंबर्स को, कि वो आपस में दूसरे मेंबर्स के साथ कंसल्ट कर सके रिगार्डिंग कोई भी ऑपरेशन जो एक अग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में। एंटी डंपिंग का अग्रीमेंट हो सकता है, सब्सिडीज को लेके कोई अग्रीमेंट हो सकता है, जितने भी WTO के अग्रीमेंट्स हैं उसके प्रोविजंस को लेकर वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी और मेंबर के साथ। ऐसी प्रोविजन आर्टिकल 4 में दी हुई है। लेकिन ये जो कंसल्टेशन है, इट नीड्स टू बी एंटर्ड विद इन 30 डेज ऑफ सच रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर 30 डेज का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। जनरली जितने भी टाइम पीरियड्स हमें इस सिस्टम के अंदर, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं, वो सारे फ्लेक्सिबल हैं, वो एकदम रिजिड नहीं है। लेकिन कितने फ्लेक्सिबल होंगे कितने नहीं, ये डिसाइड करने वाले भी खुद ये सेटलमेंट सिस्टम ही होगा। If dispute is not resolved within 60 days, then the complaining party may request for a panel. तो खुद से पहले वो कंसल्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टी के साथ जिन्होंने उनकी जो अग्रीमेंट है उसकी कंडीशंस को वायलेट करा है 30 डेज के अंदर अंदर। पर अगर उसका कोई भी सोल्यूशन उस कंसल्टेशन से नहीं निकलता है, डिस्प्यूट इस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा है विद इन 60 डेज, तो जो कंप्लेनिंग पार्टी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है एक पैनल बनाने के लिए जो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। आर्टिकल 6 और 8 के अंदर ये प्रोविजंस दी गई हैं जिसके अंदर एस्टैब्लिश होगा डिस्प्यूट पैनल। पैनल को जो कंप्लेंट रिक्वेस्ट जाएगी वो हमेशा रिटन में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, और उसके अंदर स्पेसिफाइड होने चाहिए वो सारे मेजर्स जो अब तक ले लिए गए हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए, और साथ में एक ब्रीफ समरी अपनी कंप्लेंट को लेकर इस रिक्वेस्ट के अंदर होनी चाहिए। ये आर्टिकल 6 और 8 के अंदर दिया हुआ है। ये जो पैनल कंपोज होगा इसके अंदर होंगे 3 पर्सन्स, और WTO के सेक्रेटेरिएट प्रपोज करेंगे इन पैनलिस्ट के नाम को, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि इस पैनल में कौन कौन से लोग होंगे। और डिस्प्यूटिंग पार्टीज, मतलब कि जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, 2 पार्टीज 3 पार्टीज जितनी भी है, वो इनके खिलाफ अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। अगर उनको पैनलिस्ट नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपने ऑब्जेक्शन दिखा सकते हैं।
इफ देर इज नो अग्रीमेंट ऑन द पैनलिस्ट विद इन 20 डेज, यानी कि पैनलिस्ट कौन होंगे इस पे अग्रीमेंट अगर 20 दिन के अंदर अंदर नहीं हो पा रहा है, देन द पार्टी में आस्क WTO डायरेक्टर जनरल टू अपॉइंट पैनल मेंबर्स। तो फिर पार्टीज रिक्वेस्ट कर सकती हैं WTO के डायरेक्टर जनरल को कि अब आप हमारे लिए पैनल के मेंबर्स डिसाइड करिए। एक और बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर डिस्प्यूट की जो पार्टीज है वो वॉलंटरली और म्यूचुअली इस बात का अग्रीमेंट कर लेती हैं कि उन्हें कंसिलिएशन और मीडिएशन वगैरह का रास्ता लेना है, तो वो ऐसा कर सकती है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्म की या प्रोसीजर की या टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी पार्टी इस प्रोसीजर को कभी भी इनिशिएट कर सकती है, यानी कि स्टार्ट कर सकती है और ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ने हैं आर्टिकल 12 और 15, जिसके अंदर पैनल प्रोसीडिंग्स को लेके प्रोविजंस दी गई हैं। पैनल के पास अभी रिटन जो कंप्लेंट है वो जा चुकी है और उनके सामने रिटन और ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज के थे वो हो चुके हैं, और उसे कंसिडर करने के बाद पैनल को अपनी खुद की एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट बना के देनी होती है, और साथ में पैनल इसके अंदर अपनी खुद की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स वगैरह लिखेगा, जिसे हम इंटरिम रिपोर्ट बोलेंगे। After the review period, the final report is issued and circulated to all the WTO members. एक बार जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद उसको रिव्यू करने के लिए भी कुछ पीरियड दिया जाता है, और जब वो रिव्यू पीरियड भी खत्म हो जाता है और फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो फिर इस रिपोर्ट को सारे WTO मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको सर्कुलेट करना होता है। पैनल मस्ट सबमिट फाइनल रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स का टाइम है पैनल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल इट्स मेंबर्स विद इन 9 मंथ्स। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है WTO के मेंबर्स को वो 9 महीनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। द DSP establishing a standing appellant body also to hear appeals from panel cases. DSP ने अपनी खुद की एक appellant body भी establish करी हुई है जो पैनल के केसेस सुनेगा। It is composed of 7 members, but the appellant body can hear an appeal with a minimum of 3 members only. इस appellant body में वैसे 7 members हैं, लेकिन एक टाइम पे एक अपील सुनने के लिए सिर्फ इसके 3 ही members बैठते हैं। The full term for appellant body judge's appointment lasts 4 years with the possibility of a re-appointment for a second term. इसकी जो आपका टर्म ऑफ ऑफिस है appellant body के members का वो 4 साल है, और लेकिन उनकी री-अपॉइंटमेंट हो सकती है सेकेंड टर्म के लिए। The reports are anonymous and the proceedings are confidential. इनकी reports anonymous होती है, proceedings confidential होती है। The body only considers issue of laws covered in the panel report. तो पैनल रिपोर्ट में जो जो इश्यूज थे सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करती है appellant body। DSP की बात करते हुए appellant body की एस्टैब्लिशमेंट और उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आर्टिकल 16, 17 एंड 20, जिसके अंदर अडॉप्शन ऑफ पैनल रिपोर्ट्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो पैनल की रिपोर्ट आएगी उसकी अडॉप्शन कैसे होगी। विद इन 60 डेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैनल रिपोर्ट, पहले हमने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है 9 महीनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए सारे WTO मेंबर्स को। उसके बाद विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूशन से DSP उसको अडॉप्ट कर लेती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 16, 17 एंड 20, जिसके अंदर अडॉप्शन ऑफ पैनल रिपोर्ट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहले हमने बोला था कि पैनल को अपनी रिपोर्ट विद इन 9 मंथ सारे WTO मेंबर्स को सर्कुलेट करनी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के विद इन 60 डेज में इसकी पैनल रिपोर्ट को अडॉप्ट करते हैं DSP अपनी मीटिंग के अंदर, अनलेस एक डिस्प्यूटिंग पार्टी अपील करती है उसके खिलाफ। अगर अपील होगी तो विद इन 60 डेज, जिसका मैक्सिमम 90 डेज हम लेते हैं। इधर टाइपिंग एरर करा है मैंने। द appellant बॉडी मस्ट इशू रिपोर्ट टू अपहोल्ड और रिवर्स और मॉडिफाई द फाइनल रिपोर्ट, यानी कि अगर अपील करी गई है तो appellant बॉडी अपनी रिपोर्ट को अपहोल्ड करने के लिए या अपने डिसीजन को रिवर्स करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए 60 डेज का टाइम ले लेती है, और ये मैक्सिमम 90 डेज है। द ओपोनेंट बॉडीज रिपोर्ट हैज टू बी अनकंडीशनली accepted. Again there is a typo, I'm so sorry, it's a typing error. The appellant body होगा यहाँ पे, opponent body नहीं होगा। The appellant body report has to be unconditionally accepted. इसको accept करना होगा unless the DSP decides not to do so within 30 days of circulation. If WTO finds a violation of obligation by defendant members
इट मस्ट इम्प्लीमेंट द इंफॉर्मेशन टू DSP विद इन 30 days ऑफ द रिपोर्ट। अगर WTO को कोई भी डिफेंडेंट मेंबर्स की ऑब्लिगेशन में वायलेशन मिलती है तो उसको ये इंफॉर्मेशन DSP को देनी है विद इन 30 days ऑफ द रिपोर्ट। द मेंबर इज देन गिवन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट सच ऑब्लिगेशंस। आई डोंट नो वाई मैंने क्यों इतनी टाइपिंग मिस्टेक्स करी है, आई एम रियली सॉरी गाइज। अंडर आर्टिकल 21 देयर इज अ कंप्लायंस पैनल। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है डिस्प्यूटिंग पार्टीज का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या फिर कंप्लायंस को लेकर किसी और मेंबर की, तो उसके लिए एक कंप्लायंस पैनल सेटअप हुआ है आर्टिकल 21 में। लेकिन जो कंप्लायंस पैनल की रिपोर्ट है वो अपीलेबल है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन करी है वो रेमेडीज जो अवेलेबल है। डिस्प्यूट पैनल इशूज रिकमेंडेशंस ऑफ हाउ अ नेशन इज टू कम इनटू कंप्लायंस। यानी कि जो पैनल है वो रिकमेंडेशन देगा कि किस तरीके से जो नेशन है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसको कंप्लाई करना चाहिए। द कंप्लेनेंट मे रिक्वेस्ट नेगोशिएशंस फॉर कॉम्पनसेशन। इफ इट इज नॉट रीच्ड एट, then within 20 days the complaining party may request suspension of concessions to the defending members. Compensation क्या है क्या नहीं, it is not defined, but it may be expected to consist of grant of concession by the respondent state on a product or service of interest to the complainant state. With this हम अपनी डिस्कशन यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग की ख़त्म करते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगी सारे टाइम लिमिट की जो हमने डिस्कस करे हैं, और जैसा कि मैंने कहा वो फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट्स है बट स्टिल इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, तो प्लीज़ डू हैव अ लुक एट दैट। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स।